नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रपाल सर, रिटायर्ड आईएएस, फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल एडवाइजर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एवं वर्तमान में आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, सबसे पहले तो आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपका एक तरीके से परोपकार दिवस के रूप में आज हम आपका ये जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे। आज यहाँ पर आपके ऑफिस कार्यालय में आपने काफ़ी अच्छे कार्यों को करा और प्रत्याशियों को भी आपने नामित किया। आपने कई विधानसभाओं क्षेत्र से भी आपने नॉमिनेट किया है, अपने टिकट दिए हैं लोगों को। उसके लिए मैं आपको तहे दिल से पहले बधाई देना चाहूँगा। और सर, आपकी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि सच होती नजर आ रही हैं, जैसे कि आप काफ़ी समय से बात करते हुए आ रहे हैं, ना अपराध ना भ्रष्टाचार, अब की बार आसपा सरकार। राजनीति अपराधीकरण, भ्रष्टाचार रोकने के लिए आदर्श समाज पार्टी को लाना बहुत ज़रूरी है और योजनाबद्ध विकास तभी हो पाएगा जब ये सब चीज़ें खत्म हो पाएंगी। जी, तो भागीदारी की बात आपने करी, आपने हर उस मुद्दे पे बात करी जिससे एक निचले स्तर के लोग जो शायद इन चीज़ों का फ़ायदा ना उठा पाते उनकी भी भागीदारी हो सके। तो सर, आपकी जो योजनाएं हैं जो आपने बनाई हैं काफ़ी सफल होती हुई नज़र आ रही हैं और आज दिख भी रहा है। तो सर, आज आपसे प्रश्न है कि आपने जो आपका जन्मदिन है उसके बारे में सबसे पहले बधाई, और उसके बाद आप और क्या बताना चाहते हैं देश की जनता को आदर्श समाज पार्टी से इस बार क्या क्या खास होने वाला है इस विधानसभा चुनाव में। जी सर। नमस्कार भाइयों बहनों, आपके द्वारा जो जन्मदिन की बधाई दी है उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। हम तो गरीब पैदा हुए तो गरीबों के यहाँ कहीं बर्थडे नहीं मनाए जाते। जब सर्विस में आए तो सिर्फ अच्छा खाना खा लिया घर पे मंगा करके, और बच्चों के बर्थडे मनाते थे तो उनको एक कपड़ा ला के दे दिया, बस यही बर्थडे इसी प्रकार मनाते जाते रहे। हमने कोई बहुत बड़े लंबे उसके शो के लिए कभी बर्थडे नहीं मनाया। मगर जब से हम राजनीति पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो लोगों ने कहना शुरू किया तो हमने कहा परोपकार दिवस के रूप में मनाएंगे, और हम वितरण कंबल वगैरह गरीबों को वितरण करते थे। मगर अब की बार हम उसको भी नहीं कर रहे, क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हम गरीबों को वितरण करेंगे तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, इसलिए हम उस कार्य को अब की बार नहीं कर पाए हैं। उसके लिए हम गरीब लोगों के क्षमा प्रार्थी हैं कि इस बार हम वो नहीं कर पाए। देखिए, जहाँ तक उसके पार्टी का संबंध है, हमारी पार्टी बड़े उद्देश्य लेकर चली थी कि धन बल बाहुबल चुनाव में बंद हो, राजनीति में अपराधी घुस गए, अपराधीकरण बंद हो, राजनीति जो धन बल बाहुबल के आधार पर करोड़पति और अरबपति जाके पार्लियामेंट में असेंबली में बैठते हैं, चाहे भले ही वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हों, भ्रष्ट हों, तो उसको लेकर के हमने बनाया। जातीयता के आधार पर जो नंग नाच होता है उसको कंट्रोल किया जाए, धर्मांधता दिखाई देती है, धर्म के आधार पर लड़ते हुए दिखाई देते हैं, आज भी हैं। तो ये सब के लिए हमने बनाया था जो अच्छे सच्चे ईमानदार को किसी तरह से राजनीति में प्रवेश मिल सके, चाहे भले ही वो गरीब हों। यही हमारी तमन्ना रही है और हम उसी के लिए इतने सालों से 2009 में बनाई थी पार्टी, और उसके बाद 2011 में रजिस्टर हुई। मगर उसके बाद लगातार हम इलेक्शन जरूर लड़े हैं, चाहे हमें वोट मिले या न मिले, अपने सिद्धांत की बात करते रहे हैं और चुनाव सुधार की बात करी है। अभी चुनाव सुधार के लिए पूर्ण रूप से 11-12 साल हो गए, मगर उसमें कुछ नहीं हुआ था। अब की बात फिर 2 अगस्त को जब हम इलेक्शन कमीशन से मिले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर दिल्ली में, और हमने उन्हें बताया कि आप सबसे पहला चुनाव सुधार तो यही लाइए कि जो आपका जो चुनाव चिन्ह है उसको जैसे ही पार्टी आप रजिस्टर करते हैं उस पार्टी को रजिस्टर्ड पार्टी को चुनाव चिन्ह परमानेंट दे दीजिए, जिससे कि वो प्रचार कर सकें। मगर वो वास्तव में अभी तक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो पार्टियां रजिस्टर हो गई और वो चुनाव चिन्ह लेने के लिए आखिरी समय तक भागते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिससे कि उनको प्रचार करने के लिए मुश्किल से 10 दिन 12 दिन मिल पाते हैं। ये बड़ा अन्यायपूर्ण व्यवहार है उनके साथ, एक तरह का अन्याय है छोटी पार्टियों के प्रति। इसके लिए हम भर्त्सना करते हैं सिस्टम की, और भर्त्सना करते हैं। तब हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब कहा तो उन्होंने कहा ये तो कानून है, उसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। तो कानून को बदलना भी तो हम ही लोगों का हाथ है, सब IAS वगैरह ही तो कानून बनाने का सुझाव देते हैं। प्रधानमंत्री को हमने लिखा था कि चुनाव सुधार लाइए, और उसके लिए उन्होंने हम मिलना चाहते हैं आपसे, तो उन्होंने अपना तो खुद तो नहीं मिले, वो किसी अपने जो उसका जो अधिकारी था सबऑर्डिनेट उसको कह दिया
कि साहब हमारा जनरल सेक्रेटरी है वो करेंगे, मगर आज तक उनकी तरफ से कोई चुनाव सुधार के बाद में कोई हमको बुलावा नहीं आया। फिर हमने उसमें भी कहा, तो ये अगर आपको औचित्यपूर्ण दिखाई देता है कि ये चुनाव सुधार के सबसे महत्वपूर्ण बुंदा ये है कि चुनाव जैसे ही रजिस्टर पार्टी होती है उसके फौरन ही चुनाव चिन्ह मिल जाना चाहिए। आज परमानेंट चुनाव चिन्ह मिलने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से तमाम चुनाव चिन्ह लाए जा सकते हैं। वो खुद भी ला सकता है कि ये हमारा चुनाव चिन्ह दे दीजिए। अगर उसमें आपत्ति नहीं हो तो वो इलेक्शन कमीशन परमानेंट चुनाव चिन्ह देना चाहिए, तभी वो अपनी कुछ प्रगति दिखा सकता है। क्योंकि चुनाव चिन्ह ऐसे ही है, ज़रूरी है जैसे चिड़िया के पंख होते हैं। अगर ए वर्ड विदाउट विंग्स इज नथिंग, दे कैन नॉट फ्लाई। उसी तरह से ये है, चुनाव चिन्ह अगर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तक चुनाव चिन्ह जिसमें नहीं है, नामांकन हो रहे हैं और वो नामांकन होते होते 2-3 दिन लग जाएंगे, तब कहीं जाके आपको चुनाव चिन्ह फाइनल होगा। तो आप फिर उसके बाद आपको तमाम अनुमति लेनी पड़ेंगी, तो आपके दिन कुछ भी नहीं रहता, 1 सप्ताह मुश्किल से रह जाएगा। तो आप कैसे प्रचार करेंगे? तो फिर आप कहते हैं कि साहब आपको 2% या 10% आदमी जीत नहीं पाए, तो फिर आप चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा। तो ये जो विशेष सर्किल है, जो बेईमानी वाला सर्किल है, इसको जो डिस्क्रिमिनेशन वाला सिस्टम है, उसको दूर होना चाहिए। तो ये है मेरी आज के अपने बर्थडे पे मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं करवा के मानूंगा चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि ये अन्यायपूर्ण है। हम हमेशा अन्याय के लिए ही लड़ने के लिए हमने पार्टी बनाई, और अब अपने ही साथ होने वाले ये जो चुनाव चिन्ह के चक्कर में अन्याय जो हो रहा है इतने सालों से, पहले हम लड़े 2009 में तो हमको पतंग मिली हैं, 1 साल उसके चुनाव के बाद दूसरे बार चुनाव तो 5 साल तक उसका प्रचार करते रहे। दूसरे बार चुनाव हुए तो 2007 में तब भी वही उसी तरह का चुनाव चिन्ह बदल गया। फिर 2012 में वो भी चुनाव चिन्ह बदला, फिर 2019 में चुनाव चिन्ह बदला। तो अब आज हो रही है कि अभी भी हमारा चुनाव चिन्ह परमानेंट नहीं है। अब माननीय प्रधानमंत्री इसमें ज़रा ध्यान दें। आप तो अपने चुनाव चिन्ह को इलेक्शन के दिन भी लगाते हैं, दिखाने के लिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। आप दूसरों के साथ अन्याय हो रहा उसको नहीं देखते कि ऐसे लोग जिनकी नई पार्टी रजिस्टर हुई है, मैं जैसे हमारी पार्टी राष्ट्रीय रजिस्टर पार्टी है, मगर योग्य उसमें वो नहीं प्राप्त कर पाई MLA वगैरह, क्योंकि समय नहीं मिलता था। जैसे मैंने परिस्थितियाँ बताई, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए दूसरे लोगों की तरफ भी। माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि इसको कृपया करके देखें। और जिस तरह से आप दूसरे बहुत सी असेंशियल बातों के लिए अपने मतलब की बात होती है, किसान की बात हुई तो आपने फ़ौरन ही ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, तो ऐसा ही फ़ौरन अभी ऑर्डिनेंस जारी करिए। अभी टाइम है, और नहीं हो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करिए इलेक्शन कमीशन को कि वो रूल जो है वो गलत है, और रूल को बदलते हुए फ़ौरन ही जो परमानेंट चुनाव चिन्ह दिया जाए जो भी पार्टियां लड़ रही हैं। तो हम बहुत आभारी रहेंगे, और प्राइम मिनिस्टर की न्यायप्रियता पर हमको गर्व होगा। अन्यथा हम समझते हैं कि जैसे रूटीन टाइप का जैसे काम चल रहा है, वैसे वर्षों से 12 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ ये होता रहा है। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण व्यवहार है। इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि हम क्या करें, हमारा ये रूल नहीं करने देता। तो रूल कोई बाहर के बदलने वाले आते हैं क्या? माननीय प्रधानमंत्री चाहें तो एक दिन में ही रूल बदला जा सकता है। अभी भी टाइम है, उसे फ़ौरन ही बदल दें, तो जिससे सारे नई पार्टियों को राहत मिल सके, बराबरी का अधिकार मिल सके। दूसरा, एक क्रिमिनल हमने कहा था कि राजनीति में अपराधीकरण बंद हो, भ्रष्टाचार बंद हो। तो आपने न अपराध न भ्रष्टाचार, अब की बार आसापा सरकार जो हमने 2019 में रखा था नारा, 2017 में रखा था जो बने थे, तो उसी समय आपने भी ये भाजपा ने ये हमारा नारा ले लिया, न अपराध न भ्रष्टाचार। आपके भाजपा सरकार, क्योंकि आपके पास तो बड़े बड़े धन वाले हैं, सब कुछ है, प्रचार करने वाले हैं आपके पास बहुत है। हम जैसी पार्टी के पास तो नहीं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमने पार्टी बनाई थी, शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए बनाई थी, असमानता दूर करने के लिए बनाई थी, और सबको भाईचारा बराबर का अधिकार देने के लिए बनाई थी। और उसमें जो सब ऐसे आप जो हमारे सारे आइडिया ले लेते हैं, मगर जो काम की बात है वो नहीं कर। जैसे आज हमने कहा था 11th प्लान बनाते समय कि आप जानते हैं कि जो सबका साथ सबका विकास और मोर इंक्लूसिवनेस, तो आप सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास तो कहते रहे, मगर आपने कभी ऑल इंक्लूसिव नहीं कहा। कभी आपने ये नहीं कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबकी भागीदारी। और मैं कई बार आपसे अनुरोध कर चुका हूँ कि जब तक भागीदारी नहीं होगी और केवल मालदार लोगों को ही सब कुछ मिलेगा
आपने इलेक्टोरल बॉन्ड बना दिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी बनाए, तो उसका जो धन आता है बड़े बड़े धन्ना सेठों से आपको इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड से आता है, मगर उसका भागीदारी जो मिलती है उन्हीं को मिलती है जो 1% वोट लाए हों या एक आध MLA हो किसी स्टेट में। तो ये हम जैसी पार्टी जो अभी तक हमने बताया कि जब आपका जो चुनाव चिन्ह ही नहीं मिलेगा तो फिर उड़ेंगे कैसे, बिना चुनाव चिन्ह के आगे बढ़ेंगे कैसे, तो वो तो सोचा नहीं। तो अब ये धन जो इकट्ठा होता है वो आप कांग्रेस के थोड़े बहुत दे दिया, सब आप ही की पार्टी के प्रयोग में आता है। तो बताइए कितने बड़ा इनजस्टिस है दूसरी पार्टियों के साथ में। इसमें भी प्रधानमंत्री सोचें कि इससे कोई ये नहीं हो रहा कि भाजपा जो है 100% इसमें जीत ही जाएगी, क्योंकि इससे भी हम जैसे आदमी तो ये महसूस कर ही रहा है कि ये तो बड़ा अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है, अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है जात पात की बात है, हर चीज़ जात पात में आकी जा रही है, हर जात का एक एक आदमी ढूंढा जा रहा है कि उस जात को आदमी ज़्यादा है तो जात को ज़्यादा करे, क्योंकि वो कहते हैं कि वही जीत सकता है जिसकी जात की संख्या ज़्यादा है, और वही जीत सकता है जो अपराधी है। तो आप अपराधियों को गले लगा रहे हैं, अपराधियों को गले लगा रहे, भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में ले रहे हैं। तो ऐसे तो कोई सिस्टम में बदलाव आने वाला है नहीं। कोई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक क्रांति चाहते थे, शांतिपूर्ण ढंग से चाहते थे, हम भी शांतिपूर्ण ढंग से क्रांति चाहते हैं, मगर क्रांति का ये रास्ता नहीं है कि आप जो है ऐसे जो भ्रष्टाचारी अपराधी नेता हैं जो दूसरी पार्टियों से खूब लूट भसोट किया है, और वो आपके यहाँ आते रहते हैं, और जब सोचते हैं कि वो ना आपके धर्म के ले करके या किसी तरह से या फेवर करके जात के आधार पर, धर्म के आधार पर आपकी पार्टी उसको गले लगा लेती है, और उसमें वो जो मुकदमा चलना चाहिए था, उनके खिलाफ संपत्ति जब्त करनी चाहिए थी, वो आप नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए मैं देना चाहूँगा बड़ा साफ साफ, मैं एक रामवीर उपाध्याय है जो मंथ 97 में मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट था एंड ही बिकेम द मिनिस्टर, और उन्होंने इतना घपले किए, और घपले के बाद भी संपत्ति, अपार संपत्ति इकट्ठी की, और इतनी अपार संपत्ति कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। और उनको मायावती जी के ज़माने में बहुत आगे बढ़ने का मौका मिला, सब लूट खसोट और करने का मौका मिला, तो उसकी सतर्कता जाँच हुई, लोकायुक्त की जाँच हुई, और हमने खुद फाइल पर लिखा कि ये जो है बहुत ही इन्होंने संपत्ति इकट्ठी की है, और भ्रष्टाचार के ये जो भ्रष्टाचार के पर्याय हैं, सारे परिवारों के लिए अपार संपत्ति इतनी ज़्यादा कि महल के महल बने पड़े खड़े हुए हैं, और वो मायावती ने किसी अनबन से निकाल दिया। तो निकालने के बाद आपने पहले उनकी धर्मपत्नी को लिया, अब उनके रामवीर उपाध्याय को भी ले लिया। ऐसे जाने कितने उदाहरण हैं मैं दे सकता हूँ जो कि नाम से ले रहा हूँ, और उसकी जांच तक नहीं हुई, और जांच हुई, लोकायुक्त की जांच हुई और पड़ी रही, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, पहले किसी श्री राम गोपाल यादव जी के शरण में पहुंच गए या किसी के शरण में पहुंच गए। तो ऐसे जो भ्रष्टाचारी अपराधी लोग, प्रवृत्ति के लोग हैं, वो आप कहते तो हैं 0 टॉलरेंस ऑफ करप्शन, ये हमारे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। मैं करप्शन का उदाहरण दे रहा हूँ। कोई संपत्ति क्यों नहीं इनकी संपत्ति जब्त करते, क्यों नहीं ऐसे सब अपराधी हैं उनको जो आप जेल क्यों नहीं भिजवाते। और आप ही के जो है ये मेरा ये अनुरोध है कि इस बात को देखें, राजनीति में अपराधी बंद होना चाहिए, वो नहीं हो रहे, और ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। आपकी पार्टी सब अपराधियों को अपने गले लगा लेती है, वो साफ हो जाते हैं, फिर उनके मुकदमे साफ हो जाते हैं। एक है बहुत बड़ा बदमाश क्रिमिनल, उसको दुनिया भर का जेल वेल हुई, और बताते हैं वो पर्वतीय सरकार ने, पर्वत के जो उत्तर प्रदेश उत्तरांचल की सरकार ने सारे मुकदमे उसके ख़त्म कर दिए। तो इस तरह की जो भावनाएं जो पैदा होंगी तो फिर तो कैसे समाज स्वच्छ समाज बन सकता है। इसलिए ऐसे समाज को स्वच्छ समाज बनाने के लिए सच्चे अच्छे ईमानदार प्रतिनिधि आने चाहिए। आपने देखा किस तरह से एनआरकी पैदा हुई, किसानों के बिलों के आधार पर किस तरह से आपको ऊपर जो चूक की बात कही जाती है कि चूक किया गया, क्यों कहा जाता है, अगर आपके यहाँ से चूक उनकी हुई है तो जिन्होंने चूक किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर, सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसको देखिए किस तरह से जो किसने किया, आपकी पार्टी के लोग भी वहाँ झंडा लेके चिल्ला रहे हैं, तो इससे शक पैदा होती है कि ये कहीं बनाया हुआ तो नहीं था। यह भी देखने की बात है, बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट जनता के सामने आनी चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, अपराधीकरण बंद नहीं हुआ, न आपके ज़माने में भागीदारी सब किसी को मिली, न आपके ज़माने में 0 टॉलरेंस ऑफ करप्शन हुआ। आपने कहा था हम न खाएंगे न खाने देंगे, बात सही है। हम तभी फ़ौरन कहा था कि आप तो नहीं खाएंगे, मगर आपने जो खाने दिया तो तमाम जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो खा के भाग गए हैं, और ज़्यादा रुपया हो गया। आपने कहा था कि हम फ़ौरन रुपया जब्त करेंगे, काला धन जब्त किया जाएगा, वो आज तक काला धन जब्त नहीं हुआ। तो ये से महसूस होता है कि पॉलिटिक्स में
सिर्फ गुंडागर्दी करने के लिए, अपराधियों को पालन देने के लिए इस बात पॉलिटिक्स नहीं है, गरीबों के शोषण करने के लिए। आपने गरीबों को यही क्रेडिट ले रहे कि हमने गरीबों के लिए अनाज सस्ता दे दिया, फ्री दे दिया, उसमें आपने फ़ोटो लगाए, ये सब किए, मगर इससे होता क्या है? ये तो लोगों को भिकमंगा करने की तरह है कि आप जो भिकमंगे हो, ये ले लो, फ्री दे रहे हैं हम, ये भी दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, मिर्च दे रहे हैं, और चाहिए क्या उस आदमी को? है खाने पीने की सामान मिल ही रहा है तो बिल्कुल ही हो जाएगा। उसके बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? उसके बच्चों की मेडिसिन का क्या होगा? कोई आज बीमार हो जाए तो कहीं प्राइवेट डॉक्टर के पास चला जा। कमला नगर में मैं रहता हूँ, यहाँ डॉक्टर के पास 800 रुपया तो सिर्फ देखने के लेते हैं। तो बताइए कैसे उनको राहत मिलेगी, कैसे उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी? इसलिए हमारा अनुरोध बड़ा साफ है कि किसी भी तरह से स्वच्छ प्रशासन हो। अब आप कहते तो हैं आपके लोग, सुशासन चाहिए हमें, योजनाबद्ध विकास एवं सुशासन के लिए चुनिए, हमने ये कहा था, है? तो आप अब सुशासन की बात करने लगे। MSME हमने शुरुआत की थी नेशनल लेवल पे, और तमाम हमने कहा था क्लस्टर योजना बननी चाहिए, नवयुवकों के लिए ट्रेनिंग देने की फ्री होनी चाहिए, उनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मगर कहाँ हो रही है? किसी को कुछ भी तो नहीं हो पाता। सॉरी, ये सब बातें हैं जो हमारे खलती रहती हैं हमेशा दिमाग में। हमारी पार्टी अच्छे सच्चे ईमानदार लोगों के लिए अनुरोध करना चाहती है कि भाइयों डरो मत, भयभीत मत हो, आइए, चाहे कोरोना की बात हो चाहे कुछ हो, आप आइए, इलेक्शन लड़िए, और हमारी पार्टी आपके लिए, आपके दरवाजे खुले हैं। जिनको टिकट अच्छे सच्चे ईमानदार होने की वजह से नहीं मिल पा रही है वो हमारे साथ आ जाएं और हमको एफिडेविट दे दें कि हम किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हैं, हम सच्चे अच्छे ईमानदार हैं, व्यक्ति हैं, तो हम आपको टिकट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आइए, रहिए, और एक तरह से स्वच्छ वातावरण बनाइए जिससे असेंबली में अच्छे लोग जा सकें, असेंबली में डिबेट्स अच्छी चल सकें, और ये दल बदलुओं के खिलाफ आप जो है एक कानून ऐसा बनवाइए कि एक आदमी भी अगर दल बदलू करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक 1/3 करते हैं तो आप कहते हैं डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, मगर वो सब के सब डिस्क्वालीफाई होने चाहिए वो, क्योंकि वो ये तो एक सामूहिक रूप से धोखेबाजी है कि इतने बड़े संख्या में लोग एक पार्टी के सिद्धांत को छोड़कर दूसरी पार्टी के सिद्धांत, तो सिद्धांतहीन पॉलिटिक्स जो कभी इस देश को आगे नहीं ले जा सकती। इसलिए हम कहते हैं सिद्धांत की पार्टी करिए, और गरीबों के लिए हम पहले भी कह चुके हैं, गरीबों के लिए आप खर्चा बढ़ाते जा रहे हैं। 40 लाख कर दिया तो 40 लाख कौन आदमी, कौन गरीब आदमी, कौन मिडिल आदमी और नवयुवकों में कौन इलेक्शन लड़ सकता है? आप चाहते हैं कि सारे के सारे पार्टी के जितने बड़ी बड़ी 4-5 पार्टियां हैं वो चाहती है कि सब पार्टियों के लोग, हमारे बाकी जनता जो है हमारे ऋणी रहे, हमारे गुलाम बन के रहे। इसलिए वो अपने स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ प्रॉब्लम्स को स्वच्छ रूप से न रख सकें, ये सबसे बड़ी समस्या है। और वो नहीं रख पा रहे हैं तो उसको ज़रूरत है कि वो भी अपने आगे आएँ और उनके खर्चा जो है वो सरकार वहन करे, क्योंकि जब चुनाव इतना महंगा हो रहा है, क्यों महंगा हो रहा है? हमने सुझाव दिया था, उसमें से बहुत से सुझाव मानने गए, तो हम जो इलेक्शन कमीशन के आभारी हैं कि उन्होंने इस बात को लिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के हम बहुत आभारी हैं कि हमने उनको ईमेल वगैरह पे जब सूचना मिलेगी तो उन्होंने 2 बार आदेश किया है, मगर अब की बार आदेश हो सकता है इलेक्शन कमीशन सख्ती करके उन आदेशों का पालन सुनिश्चित कराए। और हमने भी ये बीड़ा उठाया है कि हम देखेंगे कि जहाँ पर भी भ्रष्ट और क्रिमिनल कैंडिडेट दूसरी पार्टी के खड़े हुए हैं और वो क्रिमिनल्स और राष्ट्रीय मालूम होंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए हम अनशन करेंगे, सब कुछ उनको एक्सपोज करेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्रिमिनल कैंडिडेट है जिसने अपने पेपर्स में उसको, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है उसके अनुसार उसका प्रचार करेंगे कि उसको क्यों नहीं पालन किया गया, जिससे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं समझता हूँ, मैं सबके अपने देशवासियों को 26 जनवरी की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सब सुखी रहें। और ये सब जो हो रहा है, चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में आपने सोच समझ के वोट दें और जो शोषक है और शोषण मुक्त करने के लिए और अपराधकरण मुक्त करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, सभी के भागीदारी के लिए, सुशासन के लिए और सब तरह के ऐसे कैंडिडेट को जुटाएं भारी से भारी, तभी आपके देश की एक आदर्श मानव बन पाएगा, तभी आदर्श समाज बनेगा, तभी आदर्श राष्ट्र बनेगा। जय भीम, जय भारत। सर अभी मैं देख रहा था आपको काफ़ी लोगों ने बर्थडे विश किया है, उसके लिए उनके लिए कुछ 2 शब्द कह दीजिए। बर्थडे जो हमारा विश कर रहे हैं बस ये कह रहे होंगे कि आप शतायु हों, आप सब कुछ हों, तो वो तो जब तक स्वस्थ रहेंगे
और ये जो काम में व्यस्त रहेंगे और आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हमें जीवित रखना चाहेंगे तो हमारा साथ देंगे। क्योंकि हमको तो लगता है कि हम यानी कितने इलेक्शन हारे हैं, 6 बार तो मेरी मिसेज ही धर्मपत्नी को इलेक्शन पार्टियों ने दिया, उसमें हारी हैं। हमने कौन सा जुर्म किया है? कौन सी मेरी मिसेज ने बेचारी ने जुर्म किया था? तो उन्होंने हराया और हमारी ही बहन मायावती ने जा के उनके खिलाफ प्रचार किया, उनको हरवाया। चंद्रपाल भी आगरा में 3 बार इलेक्शन MP का लड़ चुका है, मैं लड़ चुका हूँ और मैंने कोई कसूर नहीं। जब आता था तब हज़ारों की संख्या में चंद्रपाल जिंदाबाद, समाज रत्न, समाज गौरव के नारे लगते थे। आज वो जो समझते हैं कि हम दुश्मन आ गए, तो हम तो समाज के काम के लिए जीवित हैं और जब तक हम जीवित हैं तब तक अपना यही काम करते रहेंगे और आदर्श समाज बनाने के लिए अडिग रहेंगे और हमेशा जान की परवाह न करते हुए भी हम इसी रास्ते पे आगे बढ़ते रहेंगे। जय भीम, जय भारत।